हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है और उस सीरीज का नाम है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर। तो गाइस, आज की हमारी ये वीडियो, आज हमारा एपिसोड 2 है, यानी कि उस सीरीज का एपिसोड 2 जिसमें हमने मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर के बारे में बात की है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा एपिसोड 1 प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप सभी जल्दी से जाकर उस एपिसोड को देख लो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप हमारे आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाओ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने पढ़ा था प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर के बारे में, और आज के इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर के बारे में। मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपको नाटा एंड जे ब्याक में इस साल देखने को मिले हैं, और इससे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझने स्टार्ट करेंगे। तो भाई, जैसा कि आप मैप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 2 मैप्स को लगाया हुआ है। अब ये जो एक्चुअली मैप्स है, इनमें आप देखोगे कि एक जो ये रिवर है, बेसिकली ये जो लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है आपके यूफ्रेट्स रिवर को। यहाँ पे आप लिखा हुआ भी देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है यूफ्रेट्स रिवर। अब इसके पैरेलल में अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि एक और रिवर है जिसका नाम है टिग्रिस रिवर। तो बेसिकली मेसोपोटामिया एक ऐसा एरिया है जो इन दोनों रिवर्स के बीच में लाई करता है। क्लियर? तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं मेसोपोटामिया। तो अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझिए कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बीच का जो लैंड है उसको हम बोलते हैं मेसोपोटामिया। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे इसकी लोकेशन के बारे में। ठीक है, तो अगर हम मेसोपोटामिया के लोकेशन के बारे में बात करें तो आज का जो इराक, कुवैत और कुछ पार्ट सीरिया और टर्की के भी हैं, तो उस एरिया को हम लोग मेसोपोटामिया बोल सकते हैं। आज के टाइम में मेसोपोटामिया को इराक, कुवैत और सीरिया और टर्की के पार्ट्स के रूप में जाना जाता है। अब बात करें हम इसके टाइम पीरियड की, तो अप्रोक्सीमेटली 3500 बीसी से 539 बीसी तक का ये पीरियड रहा है। यानी कि हम बात कर रहे हैं आज से करीब 3000 साल पहले की। तो चलिए, अब सबसे पहले ये जो मैंने आपको बताया कि ये आपकी रिवर थी यूफ्रेट्स और ये जो आपकी रिवर थी टिग्रिस। तो आप देख रहे हो कि ये जो दोनों रिवर होती हैं ये एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं और दोनों कहाँ जाकर मर्ज हो रही हैं? पर्शियन गल्फ में। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी और सिग्निफिकेंस के बारे में। अब लोकेशन में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आज के टाइम का टर्की, सीरिया के पास से पड़ता है। ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स बेसिकली। तो लोकेशन आपको ऑलरेडी बता दी। अब देखिए, अब एक चीज और आप समझिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपकी टिग्रिस रिवर है और ये आपकी यूफ्रेट्स रिवर है। अब ये देखिए, अब ये दोनों जो रिवर्स है ये आपका लास्ट में मर्ज हो जाती हैं पर्शियन गल्फ में। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो बेसिकली यूफ्रेट्स रिवर और आपकी टिग्रिस दोनों ही रिवर टर्की से ओरिजिनेट होती है, यानी कि टर्की से स्टार्ट होती है, वहां से चलना शुरू करते हैं। क्लियर? अब ये दोनों रिवर्स बहते हुए आज के टाइम के इराक, टर्की और सीरिया से होकर गुजरती है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो चलिए गाइस, अब हम बात करेंगे फर्टाइल क्रिसेंट के बारे में। ठीक है, ये फर्टाइल क्रिसेंट एक्चुअली में है क्या? तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस क्रिसेंट का मतलब क्या है। तो देखो गाइस, इस क्रिसेंट का बेसिकली इसका मतलब होता है आपका मून। चांद आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा, जैसे आपने ईद का चांद भी देखा होगा। तो बेसिकली इसका जो शेप होगा वो कुछ इस टाइप का हो सकता है आपका। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब सेकंड वर्ड, तो अगर मैं बात करूं
कि इस क्रिसेंट भी, तो ये कहाँ है? तो एक्चुअली में गाइस ये जो आपको लैंड पार्ट दिखता है, ये देखिए, तो बेसिकली ये एक क्रिसेंट का शेप बनाता है इस तरीके से, तो उससे कुछ मिलता जुलता ये शेप बनता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्रिसेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है फर्टाइल। अब फर्टाइल का मतलब क्या है कि इसकी जो लैंड है जो इस क्रिसेंट के शेप में पड़ती है वो काफी फर्टाइल है, यानी कि काफी उपजाऊ है। क्योंकि ये लैंड काफी फर्टाइल थी तो यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जैसे वीट के क्रॉप्स देखने को मिले, बार्ले के क्रॉप्स हमें देखने को मिले, तो इसको हम कहते हैं फर्टाइल क्रिसेंट। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो गाइस, मेसोपोटामिया का मतलब क्या है बेसिकली। अब आप देखोगे कि मेसोपोटामिया वर्ड को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो आप देखोगे कि इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं मेसो एंड सेकंड पोटामिया में। ठीक है, अब मेसो का मतलब होता है गाइस बिटवीन। ठीक है, मेसो का क्या मतलब है? मेसो का मतलब है बिटवीन। और ये जो वर्ड है पोटामिया, पोटामिया का बेसिकली मतलब होता है आपका रिवर्स, यानी कि नदियां। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा लैंड, यानी कि ये, चलिए मैं एक बार इसको डिलीट करता हूं, तो ये आपकी रिवर टिग्रिस और ये आपका रिवर, एक मिनट इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब देखिए ये आपका है यूफ्रेट्स। तो बेसिकली इन दोनों रिवर्स के बीच की जो लैंड है दैट इज नोन एज मेसोपोटामिया। क्लियर? अब देखिए, अब ये जो आपका मेसोपोटामिया है ये भी आपका किसका पार्ट है? क्योंकि आप मैप में देख सकते हो कि ये इस क्रिसेंट के अंदर आता है। ओके, सो दिस मेसोपोटामिया इज आल्सो अ पार्ट ऑफ फर्टाइल क्रिसेंट। क्लियर? तो अब गाइस, क्योंकि हमने जाना कि जो लैंड थी वो काफी ज्यादा फर्टाइल थी, अब लैंड जब फर्टाइल थी और रिवर भी पास में थी, तो मेसोपोटामिया के लोगों ने गेहूं, जौ, इस तरह की काफी सारी क्रॉप्स को यहाँ पर उगाना स्टार्ट किया। पानी भी साथ में इनके और फार्मिंग भी अच्छी कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पर जो सेटलमेंट्स थे यहाँ पे ये लोग रहने लगे। तो कुछ इस तरीके से आपका डेवलप हो रहा था मेसोपोटामिया। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन है, यानी कि इससे पहले आपकी कोई भी सिविलाइजेशन नहीं थी। तो गाइस, मेसोपोटामिया के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब है लैंड बिटवीन द रिवर्स। ठीक है, और हमेशा याद रखेंगे कि मेसोपोटामिया एक ग्रीक वर्ड है। अब इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक वो क्या थे? वो भी ग्रीक वर्ड्स थे, और इसी तरीके से आपका मेसोपोटामिया भी एक ग्रीक वर्ड है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो गाइस, अभी तक हमने समझा कि मेसोपोटामिया का मतलब क्या है, टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर क्या है, और मेसोपोटामिया में फार्मिंग कैसे डेवलप हुई। तो चलिए अब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया के कुछ की फीचर्स के बारे में। मेसोपोटामिया के कुछ की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट की फीचर इज सिटी स्टेट्स। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सिटी स्टेट्स का मतलब क्या है, कि ऐसे स्मॉल सिटीज जो बेसिकली इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट है, उनको हम बोलते हैं सिटी स्टेट्स। तो गाइस बेसिकली हम कह सकते हैं कि सिटी स्टेट्स ऐसे स्मॉल इंडिपेंडेंट सिटीज होते हैं जहां पर उनकी खुद की एक गवर्नमेंट होती है। तो क्या इसका फीचर है कि उनकी खुद की एक गवर्नमेंट होगी, उनका खुद का कोई रूलर होगा, या फिर उनका कोई खुद का किंग होगा। अब जो हमने बात की इंडिपेंडेंट का, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है, ये पूरी तरह से आजाद होते हैं। जैसे अगर हम आज के टाइम में बोले कि इंडिया एक कंट्री है, तो उस टाइम के हिसाब से हम कह सकते हैं
कि वो एक सिटी स्टेट है, यानी कि ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। तो चलिए अब देखिए, अब कुछ इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स के अगर हम नाम देखें, उनके बारे में पढ़े, तो उर, उरुक, लगश एंड बेबीलोन, ये चार बहुत ही फेमस सिटी स्टेट्स थे। तो आप इमेजेस में देख सकते हो कि ये उर एंड उरुक सिटी स्टेट्स हैं। चलिए अब सेकंड फीचर की बात करते हैं। तो जितने भी आपके सिटी स्टेट्स होते थे, तो बेसिकली वो सेंटर्ड होते थे एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अराउंड। यानी अगर मान लीजिए आपका एक ये सिटी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं, तो इसके सेंटर में आपका होता था टेम्पल कॉम्प्लेक्स, और उस टेम्पल के अराउंड आपकी सिटी डेवलप होती थी। क्लियर? शेप जनरली कोई भी हो सकता है, बट बेसिकली मेन कि टेम्पल आपका सेंटर में होता था। इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिटी स्टेट्स के पास अपना ही खुद का किंग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि नेबुकदनेस्सर, ठीक है, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि नेबुकदनेस्सर जो कि एक रूलर था। तो इस तरह के हर सिटी स्टेट्स के पास अपने रूलर्स यानी कि राजा होते थे। तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। तो गाइस, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है, और आपने काफी बार सोचा भी होगा कि इंसान ने लिखना पढ़ना कब सीखा, कब उसने डेवलप किया एक राइटिंग सिस्टम। तो आज के इस वीडियो में आपको इस चीज का आंसर मिलेगा कि बेसिकली जो आपका राइटिंग सिस्टम था वो आपके मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब अगर हम इन फिगर्स को अगर आप देख पा रहे हो, सो दिस इज बेसिकली अ राइटिंग सिस्टम। यहाँ पर हर लाइन एक वर्ड को सिंबलाइज करती है। तो चलिए गाइस, अब हम पढ़ते हैं राइटिंग सिस्टम के बारे में। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने ही राइटिंग सिस्टम को इजाद किया, उन्होंने इसको इन्वेंट किया। अब देखिए राइटिंग सिस्टम में ये करते कैसे थे। ठीक है, तो एक्चुअली जो मेसोपोटामिया के लोग थे, इन्होंने इन्वेंशन की क्यूनेफॉर्म की। ठीक है, इन्होंने क्यूनेफॉर्म की इन्वेंशन की। अब ये क्यूनेफॉर्म क्या चीज है? ठीक है, तो देखिए क्यूनेफॉर्म जो है बेसिकली ये एक राइटिंग सिस्टम है। अब मैं बात करूं क्यूनेफॉर्म की, तो अब इसमें ये जो वर्ड है क्यूने, इसका मतलब होता है आपका वेज, यानी कि WED, वेज। और जो आपका वर्ड है फॉर्म, इसका मतलब होता है आपका शेप। तो बेसिकली क्यूनेफॉर्म राइटिंग सिस्टम में ये वेज शेप के मार्क्स बनाते थे, जो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा भी है कि दे यूज्ड वेज शेप्ड मार्क्स ऑन क्ले टैबलेट्स। अब आप सोचेंगे कि सर ये क्ले टैबलेट्स क्या है। तो जैसे कि जनरली आप आज के टाइम में मोबाइल फोन यूज करते हो, लैपटॉप टैबलेट यूज करते हो, तो ये बेसिकली वैसे ही टैबलेट्स हैं आपके। बस फर्क आपका इतना है कि ये क्ले के बने हैं। तो ये आपके बेसिकली क्या है, दीज ऑल आर योर क्ले टैबलेट्स। ठीक है, अभी क्ले टैबलेट्स बने कैसे, लिखा कैसे गया, तो देखिए स्टाइलस एक पॉइंटेड टूल होता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर मेरे हाथ पे ये मार्कर दिख रहा है। ठीक है, तो इसी तरह का एक पॉइंटेड टूल होता है जिससे ये सारे बनाए जाते थे, ये मार्क्स। क्लियर? तो ये था आपका राइटिंग सिस्टम ऑफ क्यूनेफॉर्म। अब गाइस हम बात करेंगे पर्पस की। तो इन्होंने ये क्यों डेवलप किया? तो देखिए इन्होंने बेसिकली रिकॉर्ड कीपिंग के लिए ये यूज किया, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आर्ट लिटरेचर के लिए, और एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। बेसिकली राइटिंग सिस्टम डेवलप हुआ जब उन्हें इसकी नीड पड़ी, जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, जब वो एक दूसरे के साथ में ट्रेड करने लगे, देन दे स्टार्टेड दिस राइटिंग सिस्टम। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनका सेकंड कंट्रीब्यूशन क्या था। मेसोपोटामिया का सेकंड कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब जो मेसोपोटामिया के लोग थे, उन्होंने एक इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया। अब देखिए ये इरिगेशन सिस्टम एक्चुअली में है क्या।
बेसिकली आप कह सकते हो कि ये एक एडवांस टेक्निक थी, ठीक है, जो वो एग्रीकल्चर के लिए यूज करते थे। अब इस इरिगेशन सिस्टम में क्या हुआ, देखिए, अगर आप इस इमेज को देख पा रहे हो तो आप देखोगे कि यहाँ से पानी आपका बेसिकली फ्लो हो रहा है। उन्होंने कुछ चैनल्स आपके बनाए हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो नदियां थी, जो रिवर थी, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, उसके फ्लो को और वाटर को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। उनको अपने हिसाब से डायरेक्शन देने लगे। तो जहां पर भी उन्हें वाटर की जरूरत थी, उन्होंने वाटर चैनल्स बनाए, वहां पर वाटर की सप्लाई थी। तो बेसिकली वाटर के फ्लो को वो कंट्रोल करने लगे, अपने हिसाब से नदियों से वो पानी सप्लाई करने लगे। अब अब क्योंकि उनके पास पानी प्रॉपर था, पानी की कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट किया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वो क्रॉप्स उगाने लगे, जैसे वीट है आपका एंड बार्ले। अब इससे क्या हुआ, अब क्योंकि एग्रीकल्चर में वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उनकी काफी इंक्रीज हो गई, तो उसने काफी एक लार्जर एरिया की पॉपुलेशन को सपोर्ट किया। डन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए गाइस, अब बात करेंगे मेसोपोटामिया के एक और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन के बारे में। इस कंट्रीब्यूशन का नाम था लॉ एंड गवर्नमेंट। अब देखिए, लॉ एंड गवर्नमेंट ये कैसे स्टार्ट हुआ। जैसे आज के टाइम हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मेसोपोटामिया के लोग थे जिन्होंने लॉ एंड गवर्नमेंट स्टार्ट किया। अब बेसिकली देखिए, हम एक कोड के बारे में इनकी पढ़ेंगे। इनका एक कोड था जिसका नाम था कोड ऑफ हम्मुराबी। अब ये जो कोड ऑफ हम्मुराबी था, ये दुनिया का सबसे पुराना लीगल कोड है, जो अप्रोक्सीमेटली 1754 बीसी में बनाया गया था। तो गाइस, अब इस कोड में एक्चुअली में था क्या, कोड ऑफ हम्मुराबी में एक्चुअली में ये था कि अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी क्राइम कमिट किया, तो वो अगर वो क्राइम कमिट करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, ठीक है, उसकी क्या पनिशमेंट रहेगी। क्लियर। तो इस तरह के उन्होंने अपने लिए लीगल कोड्स बनाए कि क्या उनके कॉन्सिक्यूशंस रहेंगे, क्या सजा होगी, क्या कानून होगा, किस तरह के ऑफेंस अगर वो करते हैं तो ये सारे लॉज आपको मिलते हैं कोड ऑफ हम्मुराबी में। तो गाइस बेसिकली ये जो कोड ऑफ हम्मुराबी है, ये मेसोपोटामिया की सोसाइटी के वैल्यूज और उनके नॉर्म्स को रिफ्लेक्ट करता है, उनके एथिक्स के बारे में बताता है। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो गाइस, अब हम बात करेंगे इनके एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन के बारे में। उस कंट्रीब्यूशन को हम आज भी अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, और उसका नाम है 60 नंबर सिस्टम। अब देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि 60 नंबर सिस्टम है क्या। अब देखिए, आपने घड़ी देखी होगी, तो 12, 1, 2, 3 जो भी आप लिखते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि हर 1 आवर में कितना आपका मिनट्स होता है, 60 मिनट्स। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट दिया, ये भी आपको मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ने दिया। क्लियर। अब इसके साथ ही एक चीज और, कि अगर कभी भी आप एंगल को मेजर करते हो, तो उन एंगल का कॉन्सेप्ट भी आप देखोगे कि 60 में है, यानी कि 360 डिग्रीज पर बेस्ड है। तो ये 360 डिग्रीज का भी कॉन्सेप्ट आपको इन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया। ओके। तो बेसिकली इनका जो एडवांसमेंट था, वो नॉलेज में बहुत ही ज्यादा था। इन्होंने हमें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन से रिलेटेड भी काफी सारे कॉन्सेप्ट दिए, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस रहा आपका 60 नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी कि 60 सेकेंड्स का कॉन्सेप्ट, 60 मिनट्स, ओके, एंड 360 डिग्रीज। चलिए, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो गाइस, अब हम बात करेंगे मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर में बनी हुई कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी बिल्डिंग है, दैट इज जिगुरात ऑफ उर। इस बिल्डिंग का नाम आपने ऑलरेडी सुना होगा, नाटक के एग्जाम में ये एक बार आ चुकी है।
तो चलिए इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, और बेसिकली है क्या, और का मतलब है एक सिटी स्टेट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी अभी बताया था कुछ देर पहले कि और एंड लगाश, बेबीलोन, ये आपकी क्या है, सिटी स्टेट्स है, यानी कि बेसिकली इंडिपेंडेंट सिटी है यहाँ की। अब यहाँ का जो सबसे फेमस टेम्पल कॉम्प्लेक्स था उसका नाम था जिगुरा, और इसलिए हम इसको कहते हैं जिगुरात ऑफ उर। तो गाइज अगर हम आज के टाइम की बात करें, ठीक है, तो मॉडर्न डे बेसिकली ये इराक में है। ये जो स्ट्रक्चर है आपको जिगुरात ऑफ उर, ये आपको इराक में मिलेगा। एंड सेकंड, इसको किंग उर नम्मू ने बनवाया था, जो कि उर के थर्ड डायनेस्टी के किंग। क्लियर। नेक्स्ट, ये जो बेसिकली आपका जिगुरात ऑफ उर है, ये एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स था जिसको मून गॉड, जिनका नाम था नन्न, उनको ये डेडिकेट किया गया था। अगर हम जिगुरात ऑफ उर के कुछ खास फीचर्स की बात करें तो आप देखोगे कि मल्टीपल लेवल्स है इसके, यानी कि आप कह सकते हो कि मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग है। और आपके एक चीज और इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये एक स्टेप काइंड ऑफ फीलिंग आपको देती है, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी स्टेयरकेस पर चढ़ रहे हैं और जो जन्नत तक जाता है, हेवन तक ही जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा ही इसका कॉन्सेप्ट था और इसी सोच के साथ उन्होंने इसको बनाया। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जिगुरात ऑफ एक टेरेस स्ट्रक्चर है, यानी कि मल्टीपल टेरेस है, जो आप ऑलरेडी देख सकते हो 1 2 3 4 5। एंड सेकंड फीचर इज कि इनका जो बेस है दैट इज रेक्टेंगुलर, और मल्टीपल टेरेस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं इसके थर्ड फीचर के बारे में। इसका जो ईच लेवल है वो साइज में रिसीड करेगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे उस लेवल का साइज आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। तो साइज में बेसिकली रिसीड करते हैं, और जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐसा वो मानते थे जैसे वो हेवन में जा रहे हो। क्लियर। तो चलिए गाइस, अब हम बात करेंगे जिगुरात ऑफ उर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये आपका जिगुरात ऑफ उर है, तो इसके जो कोर में मटेरियल यूज किया गया है दैट इज मड ब्रिक। याद रखेंगे कि इसकी कोर में यूज किया गया है मड ब्रिक। क्लियर। और एक्सटीरियर में आपका यूज किया गया है बेक्ड ब्रिक्स, क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी होती है। क्लियर। अब ये वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट है, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके बाद काफी सारे और ऐसे स्ट्रक्चर्स बने और इसने उनको इंस्पायर किया। क्लियर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो भाई चलिए अब बात करते हैं मेसोपोटामिया के सेकंड मोस्ट फेमस बिल्डिंग के बारे में, जिसका नाम है हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। अब अभी हमने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड्स में कि बेबीलोन क्या था, एक सिटी स्टेट्स था, और बेबीलोन में एक स्ट्रक्चर बना था जिसका नाम था हैंगिंग गार्डन्स। ठीक है, अब देखिए हैंगिंग गार्डन्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसको वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो एंशिएंट वर्ल्ड था उसमें इस स्ट्रक्चर को वन ऑफ द 7 वंडर्स के नाम से जानते थे, यानी कि एक अजूबा के तौर पे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि इस स्ट्रक्चर को बेसिकली किसने बनवाया। तो देखिए, इस स्ट्रक्चर को बनवाने वाले राजा का नाम था नेबूकदनेस्सर। ठीक है, तो नेबूकदनेस्सर की वाइफ थी एमिटिस, या आप अमाइटिस भी बोल सकते हो। तो उनकी जो वाइफ थी अमाइटिस, उनको अपने घर की बहुत ज्यादा याद आती थी। उनकी जो वाइफ थी वो एक हिली एरियाज जो कि काफी ग्रीन था, वहां से वो आती थी, वहां से बिलोंग करती थी। तो जब वो इस राजा के साथ में आई, जब वो नेबूकदनेस्सर के साथ में आई, तो उनको अपने घर की काफी याद सताने लगी। उनको वो हिली एरियाज, वो ग्रीनरी की बहुत याद आती। तो राजा ने, यानी कि नेबूकदनेस्सर ने अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए ये हैंगिंग गार्डन्स बनवाए। तो एक मल्टी स्टोरेड स्ट्रक्चर था, और ऐसा माना जाता है कि ये गार्डन्स ऐसे लगते थे जैसे ये एक फ्लोर से नीचे की तरफ
हैंग हो रहे हो। इसी वजह से इसका नाम आपने देखा कि हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन है। तो राजा का नाम याद रखेंगे किंग नेबुकदनेस्सर द सेकंड। और किसके लिए बनवाया गया? वाइफ अमाइटिस। ठीक है। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो बेसिकली ये क्या है? एक लव्स टेरेस गार्डन का एक कॉम्प्लेक्स है, काफी सारे इसमें गार्डन्स है बेसिकली। ओके। आप यानी कि हर लेवल पे आपको एक गार्डन देखने को मिलता है। ठीक है, मल्टी स्टोरेज है तो मल्टीपल गार्डन है इसके अंदर। एंड सेकेंड, एग्जॉटिक प्लांट्स एंड फ्लावर्स का इसमें यूज किया गया है। एंड मल्टीपल एलिवेटेड टेरेसेस है। क्लियर? अब बात करेंगे इरिगेशन सिस्टम के बारे में। तो गाइज ऐसा माना जाता है कि हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन का जो इरिगेशन सिस्टम था वो काफी ज्यादा एडवांस था। और नीचे से यानी कि आपके फ्लोर लेवल से आपके टॉप लेवल पर पानी को लेकर जाना अपने आप में काफी चुनौती भरा काम था। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन का जो इरिगेशन सिस्टम था दैट वाज वेरी एडवांस्ड। तो गाइस कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हुए जैसे कि आपके बारूसस एंड स्ट्रैबो, जिन्होंने हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन के बारे में काफी कुछ चीजें हमें बता। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखिए गाइस, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन के बारे में काफी कंट्रोवर्सीज भी हैं, काफी सारे डिबेट्स भी हैं, इसकी कुछ मिस्ट्रीज भी हैं जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहली जो डिबेट है वो इसके एग्जिस्टेंस के ऊपर है। काफी लोग ऐसा मानते हैं कि हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन एक काल्पनिक स्ट्रक्चर है, यानी कि रियलिटी में ये वहां थी ही नहीं। यानी कि वो ये मानते हैं कि ये स्ट्रक्चर बेबीलोन में नहीं था। अब सवाल ये है कि अगर ये बेबीलोन में नहीं था तो कहाँ था? तो गाइस कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो ये मानते हैं कि ये निनेवा में था। ओके। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा भी माना जाता है कि ये मेसोपोटामियन आर्किटेक्चर के ग्रैंडर यानी उसकी शान शौकत को भी रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं स्टार गेट ऑफ बेबीलोन की। तो राइट साइड में आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका नाम है स्टार गेट। आप इसका कलर ऑलरेडी देख रहे होंगे, तो ब्लू कलर के ब्रिक्स को यूज करके इसको बनाया गया है और इसी वजह से ये काफी ज्यादा खूबसूरत है और फेमस भी है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो मेसोपोटामिया के बेबीलोन में ये लोकेटेड है। एंड सेकंड, इसको किंग नेबुकदनेस्सर द सेकंड के द्वारा 575 बीसी के अराउंड बनवाया गया था। और ये गॉडेस ऑफ लव यानी कि गॉडेस स्टार को डेडिकेटेड है। अब जो गॉडेस स्टार थी वो गॉडेस थी लव, वॉर और फर्टिलिटी की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो फिर अब बात करेंगे इसके कुछ आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले इसको बनाया गया ग्लेज ब्लू ब्रिक्स को यूज करके। तो काफी बार स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर कौन सा ब्रिक यूज हुआ है? तो ग्लेज्ड ब्रिक्स यूज हुआ है। ठीक है, ग्लेज्ड ब्लू ब्रिक्स, ग्लेज ब्लू ब्रिक्स को यूज करके स्टार गेट को बनाया गया है। सेकंड, अब इस पर आप कुछ रेलिफ्स आप देखते हो, यानी कि आपको कुछ ड्रैगन्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे ये। एंड इसकी जो हाइट है दैट इज 50 फीट हाई। ओके। एंड द लास्ट पॉइंट, Stargate served as the grand entrance to Babylon's inner city. So that's it for today's episode. Guys, I hope कि आपको आज का ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो गाइस, क्या आप 11th एंड 12th में हो और नाटा एंड जे भी आप पेपर 2 की प्रेपरेशन कर रहे हो? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आपकी इस प्रेपरेशन में SSC आपकी हेल्प कर सकता है, यानी कि आप SSC ज्वाइन कर सकते हो। गाइस SSC एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप घर बैठे इंडिया के किसी भी कॉर्नर से नाटा एंड JEE की प्रेपरेशन कर सकते हो। गाइस SSC केवल प्रेपरेशन ही नहीं कराता बल्कि ये आपको टॉपर बनाकर
गए क्योंकि हमारा सक्सेस रेटियो 1/3 है, यानी कि हमारे हर 3 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट टॉपर है। अगर आप इसके अलावा ये जानना चाहते हो कि हम अपने क्लास ग्रुप्स में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी क्या मेथोडोलॉजी होती है, तो आप उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हो और हमारे टॉपर्स के रिव्यू और इंटरव्यूज को देख सकते हो। लेकिन अगर आप एक लाइव एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो आप उसके लिए हमारी फ्री डेमो क्लासेस को बुक कर सकते हो। तो गाइस, स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखा होगा, आप उस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके आप अपने ये फ्री डेमो क्लासेस बुक कर सकते हो। तो गाइस, क्योंकि ये डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, तो फिर देर किस बात की, अभी बुक कीजिए और जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारी फ्री डेमो क्लास। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।